नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत मौर्य सम्राट अशोक के शासन प्रबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के प्रकरणों में हम मौर्य शासन व्यवस्था, मौर्य शासन की स्थापना, मौर्य वंश के प्रमुख शासक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पिछले प्रकरण में हमने चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था या शासन प्रबंध के बारे में अध्ययन किया। आज हम अशोक के शासन प्रबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। मंत्री परिषद। चंद्रगुप्त मौर्य के समय संचालित मंत्री परिषद या मंत्रीण, जो प्रमुख 18 अधिकारी हुआ करते थे, वो सम्राट अशोक के समय भी विद्यमान थे। सम्राट अशोक ने मंत्री परिषद के सदस्यों या मंत्रियों को राजकार्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे सलाह देने की खुली छूट दे रखी थी और उनके साथ वो गुप्त मंत्रणा करते थे। मंत्रियों की नियुक्ति है वो बहुत ही तहकीकात या उच्च स्तर की परीक्षा लेके मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी और मंत्रियों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो प्रजावत्सल रहे, अर्थात प्रजा के प्रति पुत्र समान व्यवहार करे, प्रजा के हित के लिए कार्य करते रहे और प्रजा हित के कार्य की ही सलाह निरंतर सम्राट को देते रहे। मंत्री किसी भी समय सम्राट से मुलाकात कर सकते थे यदि प्रजा हित का कोई अति आवश्यक कार्य हो। प्रांतीय शासन। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्राची या पूर्वी देश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसमें बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्र आते थे। उत्तरापत की राजधानी तक्षशिला थी, इसमें कश्मीर, अफगानिस्तान, पेशावर इत्यादि तक का क्षेत्र शामिल था। पश्चिमी प्रदेश, जिसकी राजधानी अवंती थी, इसमें आधुनिक गुजरात, राजस्थान, मालवा, मध्य प्रदेश इत्यादि भाग शामिल थे। दक्षिणापथ की राजधानी है वो सुवर्णगिरी थी, इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का कुछ भाग ये शामिल थे। अशोक के समय एक 5वां प्रांत बनाया गया जिसे कलिंग कहा जाता है और युद्ध में विजय के पश्चात कलिंग को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। कलिंग की राजधानी है वो तोसाली थी। इस प्रकार से 5 प्रांतों में मौर्य साम्राज्य विभाजित था। प्रांतीय जो शासक होते थे वो सामान्यतः राज परिवार से संबंधित होते, इनके गवर्नर या महाअमात्य कहा जाता था और ये मुख्यतः राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। सम्राट अशोक स्वयं भी अपनी राजकुमार अवस्था में उज्जैनी और तक्षशिला का महाअमात्य रह चुका था। प्रांतीय शासन की प्रमुख अधिकारी या इस प्रकार से होते थे। अगर महामात्य ये प्रमुख मंत्री हुआ करते थे और ये सम्राट के सहायक होते थे। अशोक के समय प्रमुख महामात्य है वो, और अगर महामात्य राधागुप्त थे। महामात्य प्रशासन के विभिन्न भागों के अध्यक्षों को महामात्य कहा जाता था। राजोक ये प्रांतीय स्तर के अधिकारी हुआ करते थे। इनका मुख्य कार्य है प्रजा की सुख सुविधा का विस्तार करना, सुख सुविधा की देखभाल करना। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार जो राजूक है वो भू प्रबंध या भूमि के प्रबंधन से संबंधित अधिकारी हुआ करते थे। अशोक के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजूक नामक अधिकारियों का उल्लेख नहीं है। राजूक का उल्लेख है वो अशोक के अभिलेखों में ही मिलता है। युद्ध या युक्त इनका प्रमुख कार्य है वो भू राजस्व संग्रह करना होता था
इसके अलावा जो प्रति पंचवर्षीय दौरे हुआ करते थे, उन दौरों में भी उच्च अधिकारियों के साथ इनका दौरों पे जाना इनका प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। इसके अलावा युक्त है वो कोषाध्यक्ष या राजस्व संग्रहकर्ता भी माना जाता। प्रादेशिक प्रत्येक जिले के प्रमुख अधिकारी को प्रादेशिक कहा जाता था और इनका प्रमुख कार्य भी युक्त से प्राप्त कर को वसूल करके सम्राट तक पहुंचाना और फौजदारी न्याय करना। इसके अलावा भी मौर्य साम्राज्य में अनेक अधिकारी हुआ करते थे। प्रांतीय नगरों का प्रबंध नगर व्यवहारिकों द्वारा होता था, जो आजकल के सिटी मजिस्ट्रेट के समान थे। प्रथम स्तंभ के लेख से ज्ञात होता है कि सभी राज कर्मचारी जिन्हें पुरुष या पुलिस कहा गया है, तीन श्रेणियों में विभाजित थे: उच्च, मध्यम और निम्न। सीमांत रक्षा के लिए अंत महामात्र हुआ करते थे। इनका प्रमुख कार्य है वो सीमाओं की रक्षा करना होता था। अशोक के धर्म का प्रचार करना भी इनका कर्तव्य हुआ करता था। मार्गों की सुरक्षा के करने वाले अधिकारी वचन भूमिका कहलाता था। राज समाचारों, संदेशों, घोषणाओं इत्यादि करने वाले कर्मचारी को राजवाचनिक कहलाते थे। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक का शासनकाल है वो बहुत ही उच्च स्तर के अधिकारियों से सुसंचालित हुआ करता था। धन्यवाद बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए।